सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान का मॉडल आंसर। तो जिस प्रकार से आज 1 दिसंबर को आप लोगों का पेपर हो चुका है और इसका मॉडल आंसर आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। तो देखिए, कुछ नियम दिए हुए हैं, उसे देख लीजिए कि यह आपका प्रश्न पत्र 80 नंबर का रहेगा और आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और 32 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और उसके बाद में आंतरिक विकल्प वाले और 2 नंबर के प्रश्न जो हैं तो ये 6 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न रहेंगे और 16 से 19 तक 3 अंक के प्रश्न रहेंगे और 20 से 23 तक 4 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिनकी शब्द सीमा है 3 अंक के प्रश्न की शब्द सीमा है 30 शब्द और जो 4 अंक के प्रश्न की शब्द सीमा है 120 अंक। और मानचित्र भी दिया रहेगा जो कि भूगोल पुस्तक से आपको आएगा। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि सही विकल्प वाले प्रश्न। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध मई 1945 को समाप्त हुआ। किस देश के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है? तो रूस के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा बिहार। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखिए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बनी है, तो उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। उसके बाद देखते हैं कि अर्थव्यवस्था को खालिस्तान क्षेत्रों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को खालिस्तान कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहा जाता है। ये आपके 6 प्रश्न थे। इसके बाद में हम देखते हैं 1 अंक वाले 7 प्रश्न हैं। तो रूसो की पुस्तक का नाम लिखिए। तो रूसो की पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर रूस में सामूहिक हितों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये है कोल खोज, मतलब सामूहिकरण कार्यक्रम। फिर आता है नवंबर के अपराधी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो वाइमन गणराज्य के लोग थे उनके लिए नवंबर के अपराधी शब्द प्रयोग किया जाता है। अरब सागर में स्थित किसी एक द्वीप समूह का नाम लिखिए। तो लक्षद्वीप या मिनिकॉय द्वीप हो गया। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फिर देखिए कि उद्योगों को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा गया है? तो उद्योगों को अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ियां। तो सही जोड़ी में देखिए कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत थे। आर्थिक मंदी 1929 में आई थी। विश्व का सबसे बड़ा देश, तो विश्व का सबसे बड़ा देश देखिए रूस है। फिर सांभर झील, तो सांभर झील क्या है? खारे पानी की झील को सांभर झील है। और निरंकुश शासन मतलब तानाशाही। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर सत्य असत्य देखिए, यह भी आपके सत्य असत्य 6 अंक के हैं। भारतीय संविधान अलिखित है, असत्य है, क्योंकि भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। मित्र राष्ट्रों के समूह में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे, यह भी सत्य है। फिर देखिए कि उत्तरी मैदान में देश के खनिज भंडार है, यह असत्य है। कृष्णा और गोदावरी नदी हिमालय से निकलती है, नहीं, ये प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां हैं। फिर देखिए कि चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, तो यह सत्य है। मौसमी बेरोजगारी द्वितीय क्षेत्र में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी द्वितीय क्षेत्र में नहीं, प्रथम क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, तो यह असत्य है। फिर अगला प्रश्न आता है, अफवाह तंत्र से क्या आशय है?
तो अपवाह तंत्र मतलब देखिए, अपवाह तंत्र से आशय किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से है जो विभिन्न दिशाओं में बहकर आती हैं और आपस में मिलकर मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सहायक नदियां। तो ये ऑप्शनल प्रश्न है, आप अथवा में बनाएंगे या तो अपवाह तंत्र बनाएंगे या गंगा नदी की सहायक। तो देखिए, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम है यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। अगला प्रश्न है, युंगफोक किसे कहा का क्या अर्थ है? तो युंगफोक का क्या अर्थ है? 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाजी युवा संगठन को युंगफोक कहा गया। और प्रोपेगेंडा का क्या अर्थ है? तो जनमत को प्रभावित करने के लिए किया गया खास तरह का प्रचार प्रसार प्रोपेगेंडा कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, मताधिकार किसे कहते हैं? नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। आचार संहिता क्या है? चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे, कानून और दिशा निर्देश को आचार संहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, सेवा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी गतिविधियां आती हैं, तो तृतीयक क्षेत्र की जो विधियां, जो वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन किया जाता है, जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। फिर देखते हैं कि बेरोजगारी शब्द से क्या आशय है? बेरोजगारी शब्द की से आशय है व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर कार्य करने को तो तैयार है, लेकिन उसे रोजगार प्राप्त न होना बेरोजगारी कहलाता है। प्रश्न 10 है, फ्रांस की क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया? तो फ्रांस की क्रांति को प्रभावित करने वाले दार्शनिकों के नाम है वॉल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। फिर देखिए कि अगला अथवा वाला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को किन 3 सिद्धांतों का संदेश दिया? तो विश्व को जो संदेश दिया है वह है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। प्रश्न अगला आता है, प्रश्न क्रमांक 11, भारत के प्रमुख 4 झीलों के नाम बताइए। तो भारत की जो प्रमुख 4 झील है, उलर झील, लोनार झील, चिल्का झील, पुलिकट झील। फिर देखते हैं अगला प्रश्न कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किन किन नामों से जाना जाता है? तो पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय संविधान की विशेषता में देखिए कोई 2 विशेषता लिखना है। लिखित और निर्मित संविधान है, संसदीय शासन प्रणाली, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, यह भारतीय संविधान की विशेषता हो गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या आशय है? तो संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट करना ही संविधान की प्रस्तावना है। फिर प्रश्न क्रमांक आता है 13 कि भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। तो बिहार, उड़ीसा और असम सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले राज्य हैं। भारत के 3 राज्यों के नाम बताइए जहां निर्धनता अनुपात सबसे कम है। तो केरल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में निर्धनता अनुपात सबसे कम है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसिक से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। अगला प्रश्न आता है कि जलवायु नियंत्रण के 2 प्रमुख कारकों को समझाइए। तो जलवायु नियंत्रण के प्रमुख कारक है अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच और लक्षण। तो इसमें से आपको कोई भी 2 कारक लिखना है। फिर तालाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारा मुख्य फाटक पर ताला डाल देना ही तालाबंदी कहलाता है। फिर अगला प्रश्न आता है, रेडिकल समूह के विचारों को समझाइए। तो इनमें से जो रेडिकल समूह है इनमें आमूल परिवर्तनवादी भी कहा जाता है। रेडिकल समूह को आमूल परिवर्तनवादी भी कहा जाता है। रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो कि देश की आबादी के बहुमत के समर्थ पर आधारित हो और उसमें से बहुत से लोग महिला मताधिकार के भी समर्थक थे और निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, परंतु संपत्ति कुछ ही लोगों के संकेंद्रण का विरोध करते थे। रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। उसके बाद में अगला प्रश्न, वाइमन गणराज्य के सामने क्या समस्या थी और नास्तिक सोच के खास पहलू कौन से थे? तो यह हम आगे बताएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, नदियां अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं, व्याख्या कीजिए। तो देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है।
और नदी द्वारा निर्मित मैदानों से कृषि होती है। ये स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होती है इससे। और पहले इनके किनारों पर ही गांव और नगर स्थित होते थे। नदियों पर बांध बना करके सिंचाई के लिए पानी प्राप्त किया जाता है और विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो यह इसका आंसर हो गया। इसके बाद में हिमालय से निकलने वाली जो नदियों की विशेषता है यह भी आगे बताया जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि चुनाव संबंधी निम्नलिखित सभी गतिविधियों की सूची बनाइए और इसमें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिरी तक के काम का व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले मतदाता सूची तैयार की जाएगी। मतदाता सूची तैयार होने के बाद में चुनावी प्रक्रिया की घोषणा की जाएगी। उसके बाद में नामांकन दाखिल किया जाएगा। उसके बाद चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। फिर चुनाव अभियान प्रारंभ होगा। फिर मतदान होगा। उसके बाद में मतदान होने के बाद में पुनर्मतदान के आदेश जारी किए जाएंगे। फिर वोटों की गिनती होगी और फिर चुनाव नतीजों की घोषणा होगी। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। यह आगे बताया जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक 19 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की निम्नलिखित भूमिका है। अच्छा स्वास्थ्य श्रमिकों को सीखने के लिए योग्यता देता है। उसके बाद में स्वस्थ व्यक्ति में कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा और सामर्थ्य की आवश्यकता या सामर्थ्य और शक्ति होती है। फिर है स्वास्थ्य मानव जीवन की समस्याओं को आसानी से लड़ सकता है। तो ये आपके 3 पॉइंट हुए। उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 20 आता है मानचित्र। तो अभी आगे मानचित्र के बारे में बता देंगे। फिर देखिए कि प्रश्न 21 है, नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु अपने सुझाव दीजिए। तो नदी प्रदूषण को नियंत्रण करने के निम्नलिखित सुझाव हैं। प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं और औद्योगिक कचरे को नदियों में प्रवाहित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है और लोगों को नदी प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक किया गया है। सरकार द्वारा समय समय पर नदियों की सफाई कराई जाती है। इस आधार पर नदियों के प्रदूषण होने से रोका जा सकता है। अब हम देखते हैं कि नक्शे में जो आया है तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए आपको नक्शे में सबसे पहले दिया है कर्क रेखा। तो देखिए ये अपनी जो है ये कर्क रेखा है। उसके बाद में है प्रधान मानक मान्योत्तर रेखा। तो ये आपकी प्रधान मान्योत्तर रेखा ये आपको दिख रही है। उसके बाद में है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप देखिए कि भारत के नज़दीक में ये जो द्वीप दिख रहे हैं ये लक्षद्वीप है। उसके बाद में नंदा देवी। तो नंदा देवी आपको भारत में दिखेगा। ये जो है ये वाला जो भाग ये नंदा देवी है। उसके बाद हम अथवा वाला जो है तो अथवा वाले ऑप्शन में दिया है अन्नामलाई। तो ये आपका तमिलनाडु वाला जो नीचे तो भारत के जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है ये आपको अन्नामलाई लिख देना है। यहाँ पर 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान के पास में 10 डिग्री चैनल है। थार का मरुस्थल मतलब भारत में है और भारत में जो रेगिस्तान वाला भाग है या राजस्थान वहाँ पर थार का मरुस्थल आएगा। और K2 तो आप भारत के नक्शे में सबसे ऊपर जो शीर्ष वाले भाग में K2 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से यह आपके नक्शे की जानकारी या संसार का नक्शे की जानकारी हो गई। उसके बाद में आपका बीच में जो प्रश्न पूछा था प्रश्न क्रमांक 18। तो 18 का अथवा था कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है और मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण दीजिए। तो देखिए इसके उदाहरण कि लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरे विश्व में माना जाने लगा है और पर किसी व्यक्ति को मतदान से वंचित करने का उदाहरण भी कम नहीं है। तो देखिए कि एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकों के नियम कुछ इस प्रकार के बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में कठिनाई होती है। फिजी के चुनाव प्रणाली में वहाँ मूलवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी निवासियों के वोट से ज़्यादा होता है। फिर देखिए कि 2015 तक सऊदी अरब में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो यह इस प्रश्न का आंसर हो गया। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं
लिखिए। तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनकी क्या विशेषता है? तो हिमालय से निकलने वाली नदी ऊंची ऊंची हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है अथवा वर्ष भर सदावाहिनी बहती रहती, मतलब सदा जल से भरी हुई रहती हैं। इन नदियों का अपवाह क्षेत्र विशाल है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ। फिर हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं तो वे समतल उत्तरी मैदान में बहती हैं, इसलिए ये नदियाँ सिंचाई और जहाज रानी के लिए उपयोगी है। अगला है, इन नदियों के तटों पर महत्वपूर्ण और व्यापारिक नगरों की प्रधानता है और जलग्राही धरातल में बहुत सा पानी रिस जाता है और इस भूमिगत पानी का उपयोग कुएं और नलकूप खोदकर और घरेलू उपयोग और सिंचाई के लिए किया जाता है। ये नदियां काप मिट्टी का निक्षेपण कर विस्तृत समतल और उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से ये हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उनके बारे में हुआ, उसके बारे में उनकी विशेषताओं के बारे में हुआ। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 22 है। आपका प्रश्न क्रमांक 22 बोलता है कि भारत, तो ये जो देखिए कि ये प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर है। भारत का उदाहरण देते हुए लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख लिखिए। तो देखिए लोकतंत्र और गरीबी पर लेख है। लोकतंत्र का उपयोग आजकल सीमित हो गया है और आजकल लोकतंत्र के फायदे का उपयोग केवल 2 लोग कर रहे हैं, उनके पास धन, शिक्षा और संसाधन है। भारत में आर्थिक विषमता बहुत अधिक पाई जाती है। एक तरफ करोड़पति है तो दूसरे तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनमें 2 समय की रोटी भी नहीं मिलती। लोगों की आय में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में 26% लोग गरीबी की श्रेणी में आते हैं। निर्धनता कई बुराइयों की जड़ है। निर्धन व्यक्ति सदैव परिवार के पालन पोषण की चिंता में लगा रहता है। उनके पास समाज और राष्ट्र की समस्याओं पर विचार करने और न तो समय होता और न ही इच्छा होती। निर्धन व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना बहुत कठिन कार्य है। निर्धन व्यक्ति अपने वोट का सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकता। उसके बाद में देखती है, राजनीतिक दल भी पूंजीपतियों से धन लेते हैं, इसीलिए यह कहा जाता है कि लोकतंत्र पर अमीरों का नियंत्रण होता है। इतना ही नहीं, प्रत्येक राजनीतिक दल भारतीयों की निर्धनता का राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है। चुनावों के समय ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां निर्धनता हटाने का वायदा करती हैं, परंतु चुनाव के समय सब कुछ भूल जाती हैं। निर्धनता ने हिंसात्मक आंदोलनों को जन्म दिया, अर्थात निर्धनता भारतीय स्वतंत्रता की सफलता में बाधक है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपका है कि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना करो। यह प्रश्न क्रमांक 21 है। तो प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर देखिए कि प्रायद्वीप की ओर बहने वाली नदी और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के अंतर। तो देखिए कि ये नदियां जो प्रायद्वीप की नदियां हैं, ये नदियां पूर्वी घाट पर्वतों से निकलती हुई पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां हैं, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं। फिर पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, ये नदियां डेल्टा बनाती हैं और ये जो नदियां हैं ये ज्वारांतमुख बनाती हैं। प्रायद्वीपीय पश्चिम पूर्व की नदियों की जो लंबाई है वो अधिक होती है, इनकी लंबाई कम होती है। इन प्रायद्वीपीय नदियों में देखिए पूर्वी जो नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी हैं और ये जो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती नदी हैं। तो ये हो गई आपकी पूर्व की ओर बहने वाली नदी और ये हो गई पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक आपका दिया है 23। तो प्रश्न क्रमांक 23 में दिया है कि प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर लिखिए। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जब किसी व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों तो बाहर से तो सभी श्रमिक कार्य में लगे प्रतीत होते हैं, लेकिन इनमें से काफ़ी श्रमिक बेरोजगारी की अवस्था में होते हैं। यदि इनमें से कुछ श्रमिकों को व्यवसाय से हटा दिया जाए तो कुछ उत्पादन में कोई कमी नहीं आती। बेरोजगारी कि इस स्थिति को प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। यह प्रमुख रूप से कृषि व्यवसाय में देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए खेत में 3 व्यक्तियों की आवश्यकता है, परंतु घर के सभी 5 व्यक्ति इस कार्य में लगे होते हैं, फिर भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आता। इस प्रकार 2 व्यक्ति इस कार्य में अधिक लगे हुए हैं, यह प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहलाता है। फिर आता है मौसमी बेरोजगारी।
तो मौसमी बेरोजगारी तब पाई जाती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते और कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जैसे कि बुआई, कटाई, निदाई और गहाई आदि। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक कार्य नहीं मिल पाता, इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर। तो प्रश्न क्रमांक 16 पूछा है नास्तिक सोच के खास पहलू। तो देखिए कि नास्तिक सोच के खास पहलू कौन कौन से हैं। तो निम्न है नाजीवादी, उदारवाद, समाजवाद और साम्यवाद को जड़ से उखाड़ना चाहते थे और यह जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाहते थे और इसे संसार की महान शक्ति के रूप में देखना चाहते थे। नाजीवादी सभी प्रकार के संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में थे और एक महान नेता के नेतृत्व की सराहना करते थे। इस कारण हिटलर ने तानाशाही अधिकार प्राप्त किए। और अगला पॉइंट है यह शक्ति के प्रयोग में विश्वास करते थे। तो यह आपका नास्तिक जो सोच है उसके खास पहलू हुआ। और इसी में अथवा एक पूछा है। तो इसका अथवा है कि प्रश्न 16 का अथवा कि वाइमन गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। तो वाइमन गणराज्य के सामने निम्नलिखित समस्याएं थी। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को नए ढांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमन में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। तो देखिए समस्याएं, तो देखो कि वाइमन संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इसमें एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। फिर है दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से भी इसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने और नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों को जारी शासन चलाने का अधिकार दिया गया। फिर अगला पॉइंट आता है कि अपने छोटे जीवन काल में वाइमन गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा और उनकी औसत अवधि 339 दिन से ज़्यादा नहीं थी और इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर प्रयोग किया गया। इस प्रकार से वाइमन गणराज्य के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। तो इस प्रकार यह आपका कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल आंसर हुआ। इसी प्रकार मॉडल आंसर और परीक्षा उपयोगी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि सभी को का अध्ययन जारी रहे और उनकी भी वार्षिक परीक्षा की तैयारी हो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी विषय का भी मॉडल आंसर डाला जाएगा। धन्यवाद।